नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। वर्ल्ड ट्रैवल डे के मौके पर हम आपके लिए आज बेहद एक खास पेशकश लेकर आए हैं। आप में से बहुत से लोग घूमने की इच्छा तो रखते ही होंगे, अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहते होंगे, छुट्टियों पर जाना भी चाहते होंगे, और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि क्यों ना लोन ले लिया जाए और उसके बाद अपने ट्रैवल का प्लान बनाया जाए। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो ये शो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के शो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने लिए एक टेंशन फ्री ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। तो क्या लोन लेना सही रहता है या बचत की जाए और उसके बाद जो है घूमने की ये पूरी प्लानिंग की जाए। और शो में चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटी से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि ये वर्ल्ड ट्रैवल डे का मौका और हम बात कर रहे हैं टेंशन फ्री ट्रैवल की, तो हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो यही जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कितना जरूरी होता है कि हम साल 2 साल में अपने परिवार के साथ एक बार जो है छुट्टियों की एक अच्छी सी प्लानिंग जरूर करें। क्यों ये जरूरी ये कहा जाता है कि छुट्टियां जो है अपने परिवार के साथ आपको एक बार अच्छे से जरूर मनानी चाहिए कुछ कुछ वक्त के अंतराल में? पल्लवी, अगर हम देखें तो एक इंसान जो भी काम करता है वो एसेंशियली ये होता है कि बाद में हम अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें और परिवार को खुश रख सकें। एक तरीका जो हॉलिडेज का है वो है कि हम परिवार के साथ जाते हैं, दूसरा है हम हमारे दोस्तों के साथ जाते हैं। जब हम छुट्टी पे होते हैं, हमारे जो काम का जो टेंशन होती है या परेशानियां होती हैं वो हम पीछे छोड़ के एक कई छोटे से 3-4 दिन या 5-7 दिन या 10 दिन के लिए जो हम छुट्टी के लिए जाते हैं, तो हम एक अलग माहौल में चले जाते हैं। हमारे परिवार के साथ हमें एक वक्त बिताने का मौका मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम छुट्टी पे होते हैं तो हम खुश रहते हैं और हमारी सेहत, हमारी परिवार के बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत फायदेमंद होता है। जहां तक मौका हो सके हम एक रूटीन लाइफस्टाइल जो मेंटेन करते हैं, ज्यादा वक्त जो साल का है वो हम काम में बिताते हैं। उसमें से अगर एक छोटा वक्त निकाल लें, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन की अगर हम छुट्टी हमारे परिवार के साथ में लेते हैं तो डेफिनेटली ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात है, हम अलग अलग शहर देखते हैं, अलग देश को देखते हैं, उस लिहाज से भी एक एक्सपोजर अच्छा होता है। तो यस, जैसे आपने कहा कि अगर हम परिवार के साथ या फ्रेंड्स के साथ अगर हम कोई छुट्टी लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी इमोशनल वेलबींग और मेंटल वेलबींग के लिए भी काफी अच्छा रहता है। तो बिल्कुल, आप अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि टेंशन फ्री होकर एक वेकेशन प्लान करिए, जिससे कि आप जिंदगी में भी टेंशन फ्री जो है वो हो सके। लेकिन हर्षवर्धन जी, कई बार ऐसा होता है कि ये छुट्टियां हमें एक अलग ही टेंशन दे जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए बजट की प्लानिंग नहीं करते हैं, वेकेशंस पे तो चले जाते हैं और उसके बाद इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि अलग से एक परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि एक अच्छे से पहले बजट बनाया जाए और उसके बाद ये छुट्टियों की प्लानिंग की जाए? आपने पहले बहुत अच्छी बात कही कि हम जब छुट्टी के लिए जाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस फ्री होने की जो एक्टिविटी है, जो ये छुट्टी है, वही हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेस दे जाती है। वो इसी के लिए होता है क्योंकि हम उसे सही तरीके से बजट नहीं करते। तो मान लीजिए आप छुट्टी की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे 2 फैमिलीज अगर छुट्टी पे जाती है, एक है फैमिली, मान लीजिए मिस्टर ए की फैमिली है, वो 1 लाख रुपए में भी वही शहर में जाके वो छुट्टी मना सकती है उतने ही दिनों के लिए। और एक दूसरा परिवार है मिस्टर बी का, जो 3 लाख रुपए खर्चे करके भी वही शहर में उतने दिन बिता सकती है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह की होटल्स लेते हैं, किस तरह का ट्रांसपोर्ट लेते हैं और कैसे आप खर्चा करना चाहते हैं। ये छुट्टियों पे कोई भी खर्चे की लिमिट नहीं होती। आपको आइडियली क्या करना होगा कि आपको डिसाइड करना होगा कि मेरे पास कितनी एक्यूमुलेशन है, कितने पैसे मेरे पास अवेलेबल हैं, और उस बेसिस पे आप अपनी छुट्टी प्लान करें। उस तरह के बजट बना के चलें कि आपको रहने पे कितना खर्चा लगेगा, ट्रैवल में कितना लगेगा, साइट सीइंग या फूड वगैरह में आपको कितना खर्चा लगेगा। अगर आप उसे प्लान करके चलेंगे तो ये सच में आपके लिए एक स्ट्रेस फ्री वेकेशन होगा। नहीं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाएगा। जो एक्चुअल पर्पस ऑफ वेकेशन है पूरा डिफीट हो जाता है। तो बजट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो जैसे कि हर्षवर्धन जी ने भी बताया कि बजट बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन हर्षवर्धन जी, लोग बजट बना लेते हैं, उसके बाद छुट्टियों की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छा खासा कई बार लोन भी ले लेते हैं। तो उससे एक अलग और टेंशन खड़ी हो जाती है कि लोन की EMI चुकानी है। तो ऐसे में ये EMI वाला जो प्लान है ये काफी खतरनाक सा लगने लग जाता है। तो ऐसे में EMI चुकाई जाए या पहले एक बार अच्छे से प्लानिंग की जाए, बचत की जाए, उसके बाद जो है ये पूरी छुट्टियां प्लान की जाए?
वेल, एज अ मैटर ऑफ रूल हम हमेशा अपने सारे क्लाइंट्स और सारे दर्शकों को यही कहेंगे कि कभी भी आप जब छुट्टी लें, आप लोन बिल्कुल ना लें। आप ईएमआई की स्कीम्स हैं या कोई भी ऑफर्स आपको दिया जाता है, छुट्टी लोन पे नहीं ली जाती। आप जितना पैसा अक्यूमुलेट करते हैं उसी में आप छुट्टी लीजिए। अगर मान लीजिए आपका बजट कम है, आपने 25,000 या 50,000 रुपए इकट्ठा कर रखे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक इंटरनेशनल हॉलीडे लेनी है। हॉलीडे का मकसद ये होता है कि आप बिना टेंशन के अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें या अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता सकें। सो इसके लिए 25,000 में आप कोई लोकल हॉलीडे ले सकते हैं जो आपके शहर के आसपास होंगी, आप वैसे हॉलीडेज ले सकते हैं। तो लोन पे हॉलीडे लेना एक्चुअली एक पूरा पर्पस को डिफीट करता है। लोन आप कब लेते हैं कि जब आपकी ऐसी कोई जरूरतें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते, तब आप लोन लेंगे। अगर आपको घर खरीदना है तो आपको ये मालूम है कि घर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको खरीदनी है, उसमें आप लोन लेते हैं तो भी जायज है। लेकिन हॉलीडे पे लोन पे जाना, आई थिंक इट्स अ डिजास्टर। ये बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है। और अनफॉर्चुनेटली आप अगर ये पोर्टल्स पे जाते हैं या कहीं भी आप कोई ऑफर्स देखते हैं, तो ये एक्चुअली लुभाने के चक्कर होते हैं कि आप जो भी हॉलीडे प्लान करें, आप डोमेस्टिक हॉलीडे प्लान करें कि इंडिया में ही हमें जाना है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि आपको एक ऑफर दिया जा रहा है जिससे लोन मिल रहा है आपको, तो आप सोचते हैं क्यों ना मैं एशिया में ही चला जाऊं, कहीं पे इंडिया में जा रहा हूं तो क्यों ना मैं सिंगापुर चला जाऊं या हांगकांग चला जाऊं। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो आप फिर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका की हॉलीडे बनाते हैं। तो ये आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं। हॉलीडे का मकसद होता है पीसफुल टाइम फॉर योर सेल्फ एंड आपकी फैमिली के साथ। तो इसमें जहां तक हो सके लोन बिल्कुल ना लें। जब आप बजटिंग करें उसमें 10-20% मिसलेनियस एक्सपेंस का रखिए कि लास्ट मोमेंट कोई खर्चे हो सकते हैं जो आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इस प्रकार से आप अपना बजट बनाएं और उसमें 20% का मार्जिन रखिए, क्योंकि वहां जाने के बाद कई खर्चे लग सकते हैं, शॉपिंग में ज्यादा खर्चा हो सकता है आपका। तो उस हिसाब से प्लान करके जितना बजट है उस हिसाब से लोकेशन चूज करें और हॉलीडे पे जाएं। बिल्कुल, तो पहले आपको अपना बजट बनाना चाहिए और उसके बाद है आपको लोन से बिल्कुल तौबा कर देनी चाहिए। अपने लिए पहले बचत कीजिए और उसके बाद जो है छुट्टियां प्लान कीजिए। तो जब हम बात करते हैं हर्षवर्धन जी बचत के बारे में, तो हमारे पास क्या क्या विकल्प होते हैं, किसके जरिए हम बचत कर सकते हैं, या फिर किसी तरह से निवेश किया जाए और उसके बाद जो है ये छुट्टियां प्लान की जाए पूरी? सो वेल, एक्चुअली आप इन्वेस्ट करके जो अक्यूमुलेट करते हैं कॉर्पस, उसी से आपको छुट्टी करनी है। यही बात हम अभी तक करते आए हैं। अब इसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एक है कि आप अगर ये मानते हैं कि मुझे छुट्टी लेनी ही है, सो आप अभी सोचिए कि मुझे विंटर्स में, सर्दियों में मुझे बाहर जाना है, विंटर हॉलीडेज में बाहर जाना है, या नेक्स्ट समर हॉलीडेज में मुझे बाहर जाना है, तो मेरे पास 3 महीने हैं या मेरे पास 9 महीने हैं। तो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे जाना फॉर श्योर है, मैं ये छुट्टी लेने ही वाला हूं और इसमें मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं वो आप फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स, इनमें पैसे लगाएंगे जिसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होता। इसमें आपको जो नॉमिनल रिटर्न है वो मिलते रहेगा और आप जैसे जैसे अपनी बुकिंग करते हैं वैसे वैसे उसका पेमेंट कर सकते हैं। एक दूसरा नजरिया यह है कि छुट्टी आपको लेनी है, अगर पैसे होंगे तो छुट्टी पर जाएंगे, नहीं हुई तो नहीं जाएंगे। अगर ये नजरिया है और इसमें आप ना ये थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट बनाते हैं तो आप इक्विटीज का सहारा भी ले सकते हैं। यूजुअली हम इक्विटीज सजेस्ट नहीं करते हैं शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, लेकिन क्योंकि हॉलीडे एक ऐसा गोल है जिसमें आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया, आपने कहा कि मेरे पास लाख रुपए हैं, अगर मैं इक्विटीज में इन्वेस्ट करता हूं, अगर ये मार्केट बहुत अच्छा किया, मेरे 1.5 लाख रुपए बन गए या 1,20,000 रुपए बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो मैं हॉलीडे कैंसिल भी कर सकता हूं। अगर वैसा आपका एटीट्यूड है तो आप इक्विटीज में भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करे, आपके पैसे बढ़ जाएं, तो आप जहां 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे थे आपको 1.5 लाख रुपए खर्चा करने के मिल जाएगा। सो हॉलीडे ऐसा गोल है जिसमें आप डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं और गोल पोस्टपोन करना है वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हॉलीडे के लिए आप निवेश कर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद जो है टेंशन फ्री हॉलीडे को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो क्या क्या आपके पास विकल्प है, किस तरह से आप ये पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में। शॉर्ट टर्म में अक्सर हमने देखा है हर्षवर्धन जी की लोग कई बार एकदम अचानक जो है ट्रैवल प्लान्स बना लेते हैं। उनके प्लान्स जो होते हैं 3 महीने से शुरू हो जाते हैं कि चलो 3 महीने के बाद जब जैसे सर्दियां आने वाली हैं तब हमें बच्चों को लेकर छुट्टियों में जाना है, या साल बाद के भी कई लोग प्लान्स बना लेते हैं कि अगली दिवाली तक जो है वो कहीं घूमने जाएंगे। तो ऐसे में अगर 3 महीने से 1 साल का अगर किसी का लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर अंदर उन्हें घूमने जाना है, तो किस तरह के फंड्स में या फिर क्या क्या निवेश के विकल्प हैं जिनमें वो पैसा लगाकर जो है इकट्ठा कर सकते हैं अपने लिए पैसा?
सो वेल, जैसे मैंने कहा कि अगर आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं और आपको क्लियर है कि छुट्टी लेनी ही है, तो आप मार्केट का रिस्क नहीं लेंगे, ये एकदम क्लियर बात है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप ये, जैसे मैंने कहा, फिक्स डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं या डेट फंड्स हैं, इसमें आप पैसे लगा सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे आपके जो हैं वो एक स्टेबल लेवल पे रहेंगे और आप जैसे जैसे आपके खर्चे आते हैं आप वो बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा नजरिया मैंने आपसे जो कहा था कि अगर आप अग्रेसिव हैं और छुट्टी लेना एकदम कंपलसरी नहीं है, तो आप इक्विटी में निवेश भी कर सकते हैं कि अगर मार्केट अच्छा किया तो हम छुट्टी पे जाएंगे, नहीं है तो नहीं जाएंगे। तो अगर हम डेट फंड्स की बात करते हैं तो उसमें ऑप्शंस जो आपके सामने हैं, जैसे मैंने कहा कि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में हैं या आपके पास लिक्विड फंड्स हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं। एक आध स्कीम की अगर हम नाम लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं हम। बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड है या आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है। ये आपको उस दौरान के लिए है इन्वेस्टमेंट की, इसमें जो रिटर्न्स हैं वो एक कांस्टेंट और स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे और लिक्विडिटी पूरी है। जब आप पैसे बुकिंग करें, होटल से आपका फाइनल हो गया, आप लिक्विडेट रिडीम कर लीजिए और उतना ही पैसा भर दीजिए। जब एयरलाइंस टिकट फाइनल कर लेते हैं तब आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये नजरिया है अगर आपके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये एक टाइप ऑफ फंड्स है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा अग्रेसिव बनना चाहते हैं तो इक्विटी फंड्स भी आपके सामने हैं। बिल्कुल, तो एग्रेसिव अगर बनना चाहते हैं तो इक्विटी फंड्स भी हैं। लेकिन अगर किसी का 3 साल का नजरिया है, यानी कि मिड टर्म की अगर बात की जाए और 3 साल बाद किसी ने अगर प्लान किया हुआ है विदेश में घूमने का, तो उसे किस तरह के फंड्स चुनने चाहिए? सुवेल, अगर यहाँ जो हमारी फिलॉसफी अभी तक रही है कि अगर आप 3 साल बाद सोच रहे हैं जाने का और आपको पक्का जाना है और मार्केट की वॉलेटिलिटी से ध्यान में नहीं रखना है, तो आप ऑब्वियसली यूल कंटिन्यू आप डेट फंड्स में ही निवेश करें। लेकिन आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स और लिक्विड फंड से उठ के आप बॉन्ड फंड्स में कर सकते हैं, इनकम फंड्स में कर सकते हैं। तो ताकि उसमें आपको ये उम्मीद बैठती है कि आपको फिक्स डिपॉजिट से स्लाइटली बेटर रिटर्न्स मिले, ताकि उसमें थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन भी हो। क्योंकि अगर आप 3 महीने 6 महीने के लिए कर रहे हैं, आप सिर्फ लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, रिटर्न मिल रहा है वो अच्छी बात है। लेकिन 3 साल के लिए कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि थोड़ी ग्रोथ भी साथ साथ में मिले, ताकि आपको जो खर्चे बढ़ते हैं 3 साल, आज जो खर्चा लग रहा है ट्रैवल का और 3 साल बाद लगेगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो अगर डेट फंड्स की तरफ आपका रुझान है तो आप आईडीएफसी शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में कर सकते हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि मुझे रिस्क लेना है ताकि मुझे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी बढ़े, सो आप ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जो पहले बैलेंस फंड कहलाते थे, जिसमें 65% इक्विटी होता है और बाकी डेट होता है। सो ऐसे अगर एक हाइब्रिड फंड लेते हैं तो उसमें इक्विटी का भी पोटेंशियल आपको जुड़ जाता है और इक्विटी ऑफ कोर्स वो वोलेटाइल रहता है। ऐसा नहीं है कि आप 3 साल बाद आप बॉन्ड फंड जैसा रिटर्न देख सकते हैं, उसमें हो सकता है फ्लैट भी हो, बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न मिले या नेगेटिव भी जा सकता है। सो अगर आप उस माइंड से ओपन है तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड एक ऑप्शन है जो कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हाइब्रिड फंड के तौर पर आपके पास ऑप्शन और शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड के तौर पर भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर किसी का लंबा नजरिया है, उन्हें 5 साल के बाद अपना गोल जो है वो प्लान करके रखा हुआ है, छुट्टियां कई बार होता है कि किसी ने यूएस जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना है, तो इस तरह के लक्ष्यों के लिए अक्सर लोग जो है लंबा समय ले भी लेते हैं। तो ऐसे में हर्षवर्धन जी, 5 साल के बाद की अगर स्ट्रैटेजी देखनी हो तो क्या होनी चाहिए वो स्ट्रैटेजी? वेल पल्लवी, अगर हम 5 साल की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन हो जाता है। कारण ये है कि छुट्टियां आइडियली स्पीकिंग आप 5 साल आगे की प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि 5 साल में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएं आपके। हॉलीडे एक बहुत ही लो लेवल का गोल माना जाता है 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपका एस्पिरेशन है, आप ये चाहते हैं कि मैं ओवरसीज जाके अमेरिका घूम के आऊं या मैं यूरोप घूम के आऊं, तो ये आपकी एस्पिरेशन है। लेकिन आपकी नीड आज से आप उसे डेवलप नहीं कर सकते कि 5 साल बाद समर्स में मुझे बच्चों के साथ जाना है। ये बेसिकली इस एस्पिरेशन से निकलता है कि मुझे वो देश देखना है और हमेशा हमारी बकेट लिस्ट में रहा है। सो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इक्विटीज में निवेश करें। इक्विटीज में आपको क्या होगा कि अगर जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, कॉस्ट ऑफ स्टेइंग, जो हॉलिडे के खर्चे हैं वो 5 साल बाद कई ज्यादा होने वाले हैं। सो आप ये चाहते हैं कि जो मेरे पैसे मैं जमा कर रहा हूं वो भी मार्केट के लिंक्ड हो और मुझे इकोनॉमी की ग्रोथ का फायदा मिले, मेरे पैसे भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करें। सो डेफिनेटली अगर 5 साल का गोल है तो आप इक्विटी फंड में निवेश करें। आप लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लार्ज कैप्स जो है हमेशा कहते हैं कि थोड़ा स्टेबिलिटी रहती है एज कंपेयर टू मिड कैप। मिड कैप में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है लेकिन ज्यादा रिटर्न की भी उम्मीद होती है। सो इस तरह से आप लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या तो मल्टी कैप ले सकते हैं। अगर हम फंड्स की बात करें इन कैटेगरी के, तो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है
जो एक लार्ज मिड कैप फंड है, अपनी कैटेगरी का अच्छा फंड है। और अगर मल्टी कैप की बात कर रहे हैं तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप एक ऑप्शन है, जिसमें आप SIP या लमसम के रूप में अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगा कि अगर आपका 5 साल के बाद का नजरिया है, उसके बाद आप अपना ट्रेवल प्लान कर रहे हैं, तो इक्विटीज को जो है आप चुन सकते हैं। खैर, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि अगर आप टेंशन फ्री ट्रैवल वाकई प्लान करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, और ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों आपके लिए जरूरी हो जाता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज हम बात कर रहे हैं ट्रैवल डे के मौके पर कि आखिरकार किस तरह से आप टेंशन फ्री ट्रैवल की प्लानिंग कर सकते हैं। और हर्षवर्धन जी, हमने काफी पहलुओं पर बात की कि आखिरकार किस तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, निवेश की क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन जब हम टेंशन फ्री ट्रैवल की बात करते हैं तो कुछ चीजों को तो हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनमें से कुछ चीजें ये होती हैं कि हमें एक अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग आनन फानन में जो है वो प्लानिंग कर लेते हैं और उसकी वजह से काफी उनको वो महंगा प्लान पड़ जाता है, क्योंकि अचानक अगर वो प्लान करेंगे कि अगले महीने उन्हें US घूमने जाना है तो टिकट के रेट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, होटल की बुकिंग्स उन्हें महंगी मिलेंगी। तो कितना जरूरी ये हो जाता है कि हम पहले अच्छे से प्लानिंग करें और उसके बाद जो है घूमने जाएं। अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, अपने देश में ही कर रहे हैं, तो प्लानिंग लगभग इजी रहती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने रेट्स, होटल के रेट्स और जो एयर टिकट्स हैं और लोकलाइजेशन में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी लोकल भाषा है, आपके जान पहचान के मतलब इंडियंस ही हैं, तो इट्स ईजियर। लेकिन अगर आप ओवरसीज जा रहे हैं, आप फॉरेन हॉलिडे ले रहे हैं, तो आपको काफी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे आप किसी को रोड पे खड़े होकर पूछ नहीं सकते। आपको काफी चीजें पहले से सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट अगर है और रोड मैप्स हैं, सारे एड्रेसेस हैं, वो होना जरूरी है। तो जब आप पर्टिकुलरली ओवरसीज जा रहे हैं तो आपको पहले से अगर प्लानिंग करें और सारी एडवांस में अगर आप बुकिंग करते हैं, एडवांस में रेट्स लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो कॉस्ट है वो काफी उसमें बचत हो सकती है। दूसरी बात यह है कि होटल के आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं जब आप एडवांस में उनकी बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास आपके बजट के होटल्स भी मिल जाएंगे, आपको अपनी प्रिफर्ड लोकेशन मिल सकती है। और फिर तीसरी बात है कि जो आपकी बाकी इंटरनल ट्रैवल्स हैं, मान लीजिए आप US में या यूरोप में आप कोई एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, तो उसकी भी बुकिंग आप पहले कर लें तो बेटर होगा, क्योंकि ट्रेन जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ओवरसीज जो डेवलप कंट्रीज है उसमें लोकल ट्रांसपोर्ट भी बहुत महंगा होता है। सो अगर आप बुलेट ट्रेन ले रहे हैं या कोई भी ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, उनकी टिकट्स भी बहुत होती है। सो अगर आप पहले बुक करें तो उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। सो ये अगर आप पहले प्लानिंग करके जा रहे हैं, आपका कॉस्ट काफी कम हो सकता है। ध्यान रखें कि बैकपैकर्स भी होते हैं कि आप सीधा वहां पहुंच जाएं और फिर वहां से एवरी डे का प्रोग्राम बनाएं। लेकिन अगर आप परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें खास करके छोटे बच्चे हैं, तो ये काइंड ऑफ ट्रैवल थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर कहीं अटक गए तो पूरे परिवार के साथ आप नहीं चाहते कि कहीं एक फॉरेन देश में आप कहीं स्ट्रैंडेड हो जाएं बीच में। सो पहले से अगर प्लानिंग करेंगे, ना ही कॉस्ट बचता है, लेकिन ये भी मिलता है आपको, जो हम स्ट्रेस बस्टर की बात कर रहे हैं, जो सही मायने में आप जगह एंजॉय करें, हॉलिडे एंजॉय करें, ना कि आप लास्ट मोमेंट प्लानिंग और कोई एक होटल से दूसरी होटल में रूम ढूंढते चलते रहें। बिल्कुल, तो प्रॉपर प्लानिंग करके अगर आप चलेंगे तो काफी हद तक आप अपनी टेंशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप निवेश के लिए प्लानिंग करते हैं, आपने पैसा जो है वो इकट्ठा कर लिया, ठीक इसी तरह से छुट्टियों के लिए अगर आप टिकट जल्दी बुक कर रहे हैं, होटल जल्दी बुक कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ चीजें और भी हर्षवर्धन जी जरूरी हो जाती है जब हम टेंशन फ्री ट्रैवल की बात करते हैं, कि अमूमन कई बार ऐसा भी हो जाता है, हमने देखा है कि अचानक आपको अपना ट्रैवल प्लान कैंसिल करने पड़ जाता है। तो ऐसे में अगर हम इस तरह के होटल की बुकिंग करें जहां पर हमें कैंसिलेशन पे पैसा वापस मिल जाए, तो वो तो काफी बेहतर रहेगा। और लोग अक्सर इस तरह की चीजों को नजरअंदाज भी कर देते हैं। जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट बताया है कि होटल्स आपको दो तरीके के ऑप्शंस देते हैं। एक है नॉन रिफंडेबल,
कि आपने अभी बुक कर दिया, फिर आप अगर कैंसिल कर रहे हैं तो कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली थोड़े सस्ते होते हैं। और एक है रिफंडेबल बुकिंग होती है कि अगर आप वहां पर होटल के चेक इन डेट से 1 दिन पहले या 15 दिन पहले अगर कैंसिल कर रहे हैं तो आपको फुल रिफंड मिलता है। तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा होता है। सो जो आप ज्यादा कॉस्ट दे रहे हैं आप उसे एक इंश्योरेंस प्रीमियम समझिए कि अगर कोई कारण से आप नहीं जा सके तो जो होटल के कॉस्ट है या एयरलाइन टिकट्स है या और कोई आपके जो बुकिंग्स आपने प्री बुक कर रखी हैं, कोई कारण से आपका ट्रिप कैंसिल हो जाता है, आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई फैमिली में या किसी की फैमिली में डेथ हो गई, सो आपको ट्रैवल कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो उस समय ऐसा ना हो कि आपकी जो इतनी बचत की भी जो इतनी बड़ी राशि आपने हॉलिडे के लिए बुक की थी और जो पैसे खर्च किए थे पूरे के पूरे नुकसान हो जाए। सो कई बार ये डेफिनेटली दुविधा होती है लोगों के माइंड में कि हम नॉन रिफंडेबल ले लेते हैं, जाना तो है ही हमें श्योरली, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है और कैंसिल करना पड़े, सो रिफंडेबल बुकिंग ये मान के चलिए कि थोड़ा कन्वीनियंस देता है और वो एक इंश्योरेंस प्रीमियम है जो आप एक तसल्ली के लिए कर रहे हैं कि कोई कारण से पहले कैंसिल करना पड़े तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। एक और पहलू है जो आप जोड़ सकते हैं, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी कई प्रोडक्ट्स में इंक्लूड करती है कि कोई कारण से आपकी अगर आगे की बुकिंग कैंसिल होती है तो वो कवर करते हैं उसमें। ट्रैवल इंश्योरेंस अपने आप में एक पूरा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको अपने ओवरसीज ट्रैवल पर्टिकुलरली अगर आप देश के बाहर जा रहे हैं तो ये कंपलसरी है। आप ये मान के चलिए कि इसके बिना आपको जाना नहीं है। जैसे आप पासपोर्ट लिए बिना देश के बाहर जाते नहीं है और ना ही अलाउड है, उसी बेसिस पे अगर आपने ओवरसीज जाना है तो ट्रैवल इंश्योरेंस डेफिनेटली अपने लेके ही जाना है। बिल्कुल, तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है आपके लिए लेना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसा कि हर्षवर्धन जी ने भी बताया कि जिस तरह से आप पासपोर्ट ले जाना नहीं भूलते, ठीक उसी तरह से अगर आप देश के बाहर जा रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस को बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, चूंकि आप ट्रैवल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो जरा हमारे दर्शकों को ये भी समझा दीजिए कि आखिरकार ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के क्या क्या फायदे होते हैं। सो अगर आप देश के बाहर जा रहे हैं तब की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं। पहली बात है, कई जो देश हैं, कई कंट्रीज हैं, वीजा इशू करने से पहले वो इंश्योरेंस कंपलसरी मांगते हैं। कई देश हैं जो वीजा देते वक्त इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होता है। सो ईदर केस हम बात कर रहे हैं कि आपके कोई जो एम्बेसी जो है अगर इंश्योरेंस मांग रही है नहीं मांग रही, आपको लेना है। सो इंश्योरेंस एक अपनी जगह पे, उसके फायदे ये हैं कि अगर आप जब यहाँ से जा रहे हैं, आप जब लैंड करते हैं वहां पे, आपने जो चेक इन बैगेज दिया गया है अगर वो खो गया कोई कारण से, तो वहां पे जाने के बाद आपको कई खर्चे होंगे जो आपको करने होंगे। आपको अगर बैगेज डिले होता है, मान लीजिए आपने एयरलाइन को दिया और वहां पहुंचने के बाद आपको 12 घंटे तक बैग मिली नहीं, तो आपको कई चीजें हैं जो खरीदनी होगी, आपकी टॉयलेटरीज होंगी, आपके इमरजेंसी कपड़े होंगे, तो इन सब के जो खर्चे लगते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। सबसे बड़ा जो फायदा है, अगर भगवान ना करे कोई वहां आप यूएस में है या यूरोप में या कोई और देश में है और to the last mile. As per the announcements in the last 4-5 weeks, the liquidity, as was discussed today, was not any major issue with the NBFCs, microfinance institutions and anyone. There were state agreement that this is the time, festival season is coming. So therefore, it was the time to speed up and step up the efforts to do far more efforts to reach to the customers who need the credit as per the prudential norms which are there. The NBFCs and MFIs in particular raised certain issues for easing that process in terms of using the KYC changes for communication and taking the old address that solves the problem of the migration, and also various other things when the jobs are changed or that. The vehicles, housing, they all expressed that there is robust demand and liquidity is also not an issue. Therefore, they have all decided to join in the outreach program and step up their efforts in various districts. The government, as the finance minister announced last Friday, in 400 districts there would be an outreach program. The outreach program is essentially to just go to the districts and convey that banks have sufficient liquidity, so as the NBFCs, and therefore it's an outreach for prudential lending to those who want to take loan. It's not any kind of a relaxation of norms there. It is just that
after the last announcement of the finance minister, there was also the enabling provision from the CBC saying that the commercial decisions, and there would be a fine distinction between commercial decisions and otherwise, and a committee was set up. So there is no fear psychosis as such, and there is no liquidity issue. So it's an outreach, and to take advantage of the festive season, this outreach program has been organized. We'll be putting the list of the districts on our website tomorrow or day after. The first round would be in around 250 districts where all banks will participate, and they will work along with the NBFCs and HFCs and microfinance institutions, so that they can leverage the last mile connectivity which the MFIs, NBFCs and HFCs have, and in turn these institutions can take advantage of the liquidity which banks have. So it's a kind of win-win situation for both, and therefore the efforts would be to establish these camps and do it for 3 days from 3rd to 7th September in 250 districts. List of districts would be on the website so that everybody can know in advance. The second phase will also start and extend in periods till Diwali. So this is the usual time. In any case, banks and others do their outreach program during this time. The other issues raised by some of the MFIs and the HFCs regarding the rate at which they get the refinance have also been noted. They also raised the issue of the SIDBI and NABARD doing their external benchmarking while doing the refinance have also been noted and would be looked at. So this is in nutshell the entire. Is that okay? सर एक बार हिंदी में बता दें बेसिक समझ अलग से बता दें. ठीक Is that all right? I just want to add a few points. Everything that we've heard here is what is being said. It's not Government of India's viewpoint which is being voiced. The summary of what we've heard from the NBFCs, mutual funds, and also the private sector bank is, some of them are here. So in their presence, I would like to say, I have not heard liquidity as a problem from anybody. That is one thing which I want to take as a message. If anything, more liquidity reaching them, they see a demand waiting there and they wouldn't mind extending further facility. However, they have some reservations because of given RBI rules, like they can't participate in a co-origination related exercise with another bank because of certain restrictions put on them by the Reserve Bank. So that is one of the main things, for example, which has come up, saying if only that wouldn't be curbing us, we'll be able to extend more loans. There is a demand. One point I'd like to highlight here is many of the MFIs and microfinance units which have come here are in the deep country. They are in absolutely rural, densely populated rural areas, whether in the north or in the south or in the west. So almost near unanimity prevailed that in those areas there's still demand, there's still activity going on, and they're going on extending their loans. And many of them, in fact, I was in a light-hearted way telling them, because each suggested that we are growing at 10, we are growing at 20 and so on. I said I'll be very glad to see placards of what is the growth, because all of them clearly voiced positive growth, which is a good encouraging story. Particularly for the small finance banks, it seemed as though they are going on a smooth path. They've not had a friction or a blip in the last 1 year. So the issue is, if more money reaches the rural pockets, there's more demand and they can service. So liquidity, I repeat, I didn't hear from anyone telling me
there is a crisis or there's a shortage of liquidity. That's one message which came across. The other is many of them are dealing in rural areas, many of them are dealing with SHGs, many of them are dealing with women particularly. So any other issue related to that, which is a step in wanting to relax further norms, like for instance, we had Bandhan Bank's chief who's here telling us about women who are their large customers, large number of customers are women. If they move from one place to another because of marriage or because of relocation, to get their new address becomes an issue. So he is not worried about, I'm unable to lend. He says practical problems about, logistics or moving, addresses shifting, things of that kind were the issues. In fact, many of them were talking about what we can do further to relax for them to get going with their business. So largely, one other opinion which prevailed is affordable housing scheme, which the government has launched, is really taken off well. In fact, there's a desire from some of them saying instead of 45 lakhs, can it be raised to 50 lakhs so that that can be included. Segments which want 50 lakh also can be helped under the affordable housing. One observation which I heard, which I'm repeating, it's not my voice, that the commercial vehicle related problem, people not coming forward to buy as many commercial vehicles, is seen as a cyclical problem, is seen as a problem which is not new, which happened sometime in 2010 or so. So the private bankers and also the NBFCs which are specializing in lending for commercial vehicles feel that it is a problem which will be gotten over in the next 1 or 2 quarters. It has happened before, it is now again. Whereas in the passenger vehicle,